अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इलेक्शंस 2024 के बारे में है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से मैं बात करूँगी। इसमें जो इलेक्शंस हुए हैं और उसका जो रिज़ल्ट सामने आया है, आज जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग पीटीआई की जीत पर भंगड़े डाल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग पीटीआई की जीत पर जश्न मना रहे हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि ये आपकी जीत नहीं है, ये आप गलतफहमी है कि ये आपकी जीत है, ये पीटीआई की जीत है, ये इमरान खान की जीत है, ये इसराइली लॉबी की जीत है। आज खैबर पख्तूनख्वा के लोग जिस पीटीआई की फतह पर जश्न मना रहे हैं, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप फ़लस्तीनियों की लाशों पर जश्न मना रहे हैं। वो इसराइल जो फ़लस्तीनी बच्चों को मार रहा है, वो इसराइल जो हमारे मुसलमानों को महसूर करके मार रहा है, आपने उस फ़लस्तीनियों के कातिल इसराइली लॉबी को जितवाया है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन आपको ये मालूम भी नहीं है। ये जो इसराइली लॉबी है, ये काम किस तरह करती है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एहसास भी नहीं है कि इसराइली लॉबी उनके दिमाग को कैसे कंट्रोल कर रही है सोशल मीडिया के ज़रिए। इमरान खान तो सिर्फ एक मोहरा है, ये पहले दिन से मैं भी कहती रही हूँ, हकीम सईद भी कहता रहा है, इसरार अहमद भी कहता रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि इमरान खान जेल में है, लेकिन सोशल मीडिया उसका और ज़्यादा तगड़ा हो गया, सोशल मीडिया उसका और ज़्यादा मजबूत हो गया। और पीटीए के मुताबिक उसमें इसराइली और भारतीय अकाउंट्स भी शामिल हैं। इतना बड़ा सोशल मीडिया जिसमें पैसों पर मुलाजमीन रखे हुए हैं और वो दिन रात उनके ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के दिमाग को इन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया है, ये खैबर पख्तूनख्वा के सादा लोगों को पता भी नहीं है। किस तरह एक कब्रों को सजदा करने वाला शख्स आपका लीडर बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग कब्रों को सजदे नहीं करते, ना मज़ारों पे जाते हैं, ना कब्रों पे जाते हैं। किस तरह ये आपको अपने मजहब से, अपने दीन से दूर इन्होंने कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। एक कब्रों को सजदा करने वाला शख्स आज आप उसको लीडर मानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, उस शख्स के जलसे में हमारे जो कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको तब्दील किया गया, उसमें उसका नाम डाल दिया गया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इतने दीन से, इतने मजहब से दूर हो गए कि आपको उस कलमे की तब्दीली पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उस आदमी के सामने एक खातून उसको पैगंबर का दर्जा देती है, ये आदमी इमरान खान कुछ भी नहीं कहता। फिर दाढ़ी का, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उस दाढ़ी का मजाक बनाना आपको सिखाया गया है। आप जिस दाढ़ी वाले को देखते हैं, आप उसके ऊपर हंसी शुरू कर देते हैं। आपको ये पता ही नहीं कि ये इस्लाम के शायर हैं, ये इस्लाम के सिंबल्स हैं, ये इस्लाम की अलामात हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, मैं आपको इसराइली लॉबी अगर आपको समझनी है तो एक हॉलीवुड की एक फिल्म है द स्पाई, उसमें किस तरीके से एक आदमी को मुंतखब किया जाता है, किस तरीके से उसको एक मुल्क के अंदर दाखिल किया जाता है, किस तरीके से वो पूरे मुल्क का पॉपुलर लीडर बन जाता है और उन बेचारे लोगों को पता भी नहीं चलता। ये जो इसराइली लॉबी है, मैं आपको बताऊं कि इसका जो निशाना है वो अब फ़लस्तीन है। पाकिस्तान को भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब ये फ़लस्तीन को नहीं बर्दाश्त करता तो पाकिस्तान को कैसे बर्दाश्त कर सकता है इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने जाने पर पाबंदी लगाई है। और ये बात भी आप देखें कि अनीला अली, जो कि एक जूइश ग्रुप का डेलीगेशन की मेंबर थी, जो कि इसराइल का विजिट किया उसने, ये इमरान खान के साथ बैठी होती थी, पीटीआई की सपोर्टर थी। ये वहाँ पर इसराइल गई
और अनीला अली का जो बयान है वो भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग देख लें। उसने कहा कि हमने पीटीआई हुकूमत से, डॉन अखबार पे आप देख लें, उसमें बाकायदा उसका स्टेटमेंट मौजूद है कि अनीला अली ने कहा कि हमने पीटीआई हुकूमत से बाकायदा परमिशन ली थी कि हमारे साथ ये शख्स जो है वो इसराइल जाएगा। पीटीआई हुकूमत ने हमें परमिशन दी। पहली दफ़ा पीटीआई की हुकूमत में इसराइल को तस्लीम करने की जो करारदाद है वो पार्लियामेंट में पेश की गई। क्या आप ये भी नहीं समझते? अच्छा, इसराइली लॉबी को कोई ऐसा शख्स नहीं चाहिए, मुझ जैसा शख्स नहीं चाहिए, कोई और आप जैसा शख्स नहीं चाहिए जिसका ख़ानदान यहाँ पर हो। इसराइली लॉबी को ऐसा शख्स चाहिए जिसके बच्चे उसके हाथ में हो बाहर मुल्क में। ये जो पाकिस्तान में उसका उसकी जो जायदादें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उसकी बहनों की भी जायदादें हैं, वो भी आप अमेरिका और दुबई में देख लें सारी। इसके बेटे कहाँ पर हैं, किसके पास हैं? यहूदी इसराइली लॉबी के पास हैं। अच्छा, अमेरिकी कांग्रेस में जो इसके लिए आज भी ज़ोर शोर से मुहिम चला रहे हैं, इमरान खान के लिए मुहिम चला रहे हैं, वो सारे इसराइली हैं, वो सारे यहूदी हैं जो कांग्रेस के हैं, जो उनके सेनेट के मेंबर्स हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो मैगजीन्स हैं, जो अखबारात हैं, वो सारे यहूदियों के हाथ में हैं, जो इमरान खान के हक में खबरें चलाते हैं, पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं कि फ़लस्तीन आज निशाना है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान इनसे बर्दाश्त नहीं होता। पाकिस्तान में कई अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं और पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता कुछ हुआ, जो कि वाहिद न्यूक्लियर पावर है, जो कि तमाम इस्लामी दुनिया का वाहिद सहारा है सिक्योरिटी के लिए, तो फिर अगली मर्तबा, अगली जो बारी है वो सऊदी अरब की होगी। मैं आपको ये भी बताऊं, और ये क़यामत की निशानियां पूरी भी हो रही हैं। एक एक करके क़यामत की निशानियां सारी पूरी हो रही हैं। अगली जो बारी है पाकिस्तान पर तबाही की गई, जो पीटीआई के दौर से शुरू हुई, और पाकिस्तान को तबाह करने के बाद जो इंतशार यहाँ पर फैलाया जा रहा है, उसके बाद मक्का और मदीना और सऊदी अरब की बारी होगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस्राइली लॉबी काम कैसे करती है। एक डॉक्यूमेंट्री है डेटा की जो डॉक्यूमेंट्री है वो आप पाकिस्तान के लोग ज़रूर देखें। ये नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है डेटा, उसको आप ज़रूर देखें कि किस तरीके से बैरूनी लॉबीज़, फर्म्स खौफ का अंसर पैदा करती हैं, लोगों में खौफ क्रिएट करती हैं, पैनिक क्रिएट करती हैं कि आपके साथ ये होने वाला है, आपके साथ वो होने वाला है, और फिर लोग जो हैं वो अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं, फिर लोग इंतशार का शिकार हो जाते हैं। अगर किसी जहाज को डुबोना हो तो उसके लोगों में यह अफवाह फैला दें कि जहाज डूब रहा है, तो लोग खुद ब खुद धक्कम पेल शुरू हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, भगदड़ में कई लोग मर जाएंगे, जहाज खुद ही डूब जाएगा। यह हथकंडा है। डेटा डॉक्यूमेंट्री, ये आयशा गुलाली नहीं कहती, ये डेटा डॉक्यूमेंट्री में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, वो आप देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही तरीका अमेरिका में इख्तियार किया कि उसने जो फर्म हायर किया और उस फर्म के ज़रिए उसने अमेरिकी अवाम को ये कहा, उसको ब्रेन वॉश किया अमेरिकी अवाम को कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट नहीं किया तो आपके साथ ये हो जाएगा, और अमेरिकी अवाम ने उसको इलेक्ट कर लिया। वही फर्म जो है वो इमरान खान की पीटीआई ने हायर की है। वही डोनाल्ड ट्रंप की वही फर्म जो लोगों में खौफ पैदा करके कि अभी आप गुलाम बन गए, अचानक गुलाम बन गए, पीटीआई की हुकूमत में गुलाम नहीं थे, अभी आप गुलाम बन गए, अभी जो है आप तबाह हो जाएंगे, अभी आपकी सांस बंद हो जाएगी, आप निकल आए सड़कों के ऊपर, आप तोड़फोड़ करें, आप एहतजाज करें, अपने ही मुल्क को की तनसीबात पर हमला कर दें। ये लोग आपके दुश्मन हैं। जो लोग आपकी हिफाजत कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपके लिए शहीदों का ने खून बहाया, वो आपके दुश्मन हैं। आप हमला कर दें इन सब पर। उसी खौफ के सोशल मीडिया के हथकंडे को इस्राइली लॉबी ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान में, और आज पाकिस्तान में देखें कि अफरा तफरी है, इंतशार है। अच्छा,
मैं ये समझती हूँ कि हमारा मुकाबला जो है वो इमरान खान से नहीं है। मैं पाकिस्तान के अवाम से कहती हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से कहती हूँ, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। इमरान खान सिर्फ एक मोहरा है। हमारा मुकाबला जो है वो इसराइली लॉबी से है। मैं समझती हूँ कि 2018 के जो इलेक्शंस हुए हैं, 2018 के जो इलेक्शंस हुए हैं, अच्छा, वो यानी आपका जो खौफ है, जब आप में खौफ क्रिएट किया जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए, तो उसको कहा जाता है जुनून। ये है जुनून। इस तरह अमरीकी सदर की कैंपेन्स में और मुख्तलिफ लीडरों की कैंपेन्स में इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वही टैग वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और वही टैग वर्ड आप यहाँ पर देखें कि जुनून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। आज हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ना नाचना, ना गाना, ना कब्रों को सजदा करना, कोई चीज़ उनको मायूब नहीं लगती। कोई अखलाकी बुराई, उनको बुराई जो है उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि उनको किस तरफ जो है वो लेकर जाया गया है। देखिए, पीटीआई किसी और वजह से ख़त्म नहीं हुई। आज अगर पीटीआई का इंतखाबी निशान नहीं है, पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो गई है, तो पीटीआई को किसी ने ख़त्म नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म नहीं किया। और आज जो इमरान खान जेल में है वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं है, वो किसी वजह से नहीं है, वो इस इसराइली लॉबी की वजह से है। पीटीआई किसी और वजह से ख़त्म नहीं हुई, बल्कि पीटीआई के पास विजन नहीं था। शुरू दिन से कोई विजन नहीं था। सिर्फ सोशल मीडिया पर एक हाउ हू शुरू की गई, आवाम को ब्रेन वॉश किया गया, और उसके बाद जब ये इक़्तिदार में आए तो उनके बाद चॉइसेस आप देखें इनके कि चॉइसेस क्या थे। इन्होंने किन लोगों को मुंतखब किया अपने वज़ीर आला के लिए। अब यहाँ जो है वो अली अमीन गंडापुर को इन्होंने इमरान खान का उम्मीदवार है, ज़रा इस चॉइस को देखें। ज़रा उस्मान बुज़दार को देखें, उसकी चॉइस को देखें। मैं आपको बताऊं कि जब बर सग़ीर की जो इंडो पाक की जो हिस्ट्री है आप उसको देखें, अगर आप उस हिस्ट्री को पढ़ें, तो जब भी किसी सल्तनत पर बैरूनी लोगों ने कब्ज़ा करना होता था बर सग़ीर इंडो पाक की हिस्ट्री में, तो वो उनके लोगों को मशवरा देते थे, बादशाहों को, कि फ़लाँ शख्स को लगा लो, फ़लाँ शख्स को वज़ीर लगा लो, फ़लाँ शख्स को मुशीर लगा लो। मशवरे भी वही देते थे। अच्छा, जब बादशाह उन नाअहलों को लगा देते थे और फिर अवाम में एक गुर्बत आ जाती थी, अवाम में एक बगावत आ जाती थी, अवाम बहुत बदहाल हो जाते थे, तो उसके बाद, और जब मुल्क बहुत कमज़ोर हो जाता था, तो उसके बाद वो बैरूनी गासिब उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते थे। और इनके चॉइसेस आप देखें, उस्मान बुज़दार जैसे शख्स को पंजाब का सूबा दिया गया, अली अमीन जैसे शख्स को खैबर पख्तूनख्वा, ये उसकी चॉइस है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं पीटीआई की बात करती हूँ तो मैं पीटीआई वर्कर्स की बात नहीं करती, ये मैं क्लियर कर दूँ। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, आम लोग हैं, जिस तरह मैंने कहा, वो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं। मैं भी पीटीआई की वर्कर रही हूँ। हम जो वर्कर्स थे पीटीआई के, वो एक सुनहरा ख्वाब हमें पाकिस्तान का दिखाया गया कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान में नौजवानों के लिए रोज़गार होगा, मईशत ठीक होगी, पाकिस्तान को बहुत इज्जत मिलेगी दुनिया में। हम सब नौजवान, हम सब पीटीआई के वर्कर्स उस विजन के, उस नारे के ऊपर चले गए। विजन तो नहीं था, नारे के ऊपर चले गए। विजन तो शुरू दिन से नहीं था। तो मेरे जो वर्कर्स हैं, मेरे और वर्कर्स का दर्द और तकलीफ एक है। मैं पीटीआई के वर्कर्स की बात नहीं करती जब मैं पीटीआई की बात करती हूँ। मैं पीटीआई के टॉप पर बैठे हुए ABCD की जो लीडरशिप है, यानी मैं पीटीआई इसराइल की बात करती हूँ। ये पीटीआई की बात, वर्कर्स की बात नहीं, मैं पीटीआई इसराइल की बात करती हूँ जब भी मैं पीटीआई की तबाही की बात करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों की जो मेमोरी है, पाकिस्तानी लोगों की मेमोरी गोल्ड फिश की मेमोरी जैसी है। आज उसके साथ कुछ हुआ, कल वो भूल गए, फौरन भूल गए। यही पीटीआई थी जिसके दौर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में करप्शन के रिकॉर्ड्स तोड़े गए। पाकिस्तान में
पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रख दिया गया, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स और मोटरवेज को गिरवी रख दिया गया। और पाकिस्तान के खजाने को PTI दौर में इस बेदर्दी से लूटा गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट तक पहुंच गया। ये किसके दौर में? ये PTI के दौर में हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 83 अरब रुपए का कर्जा था खैबर पख्तूनख्वा सूबे के ऊपर। इनके दौर में 10 साल की हुकूमत के बाद 1000 अरब से ज़्यादा का मकरूज हो गया खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, पाकिस्तान के 80%, मुल्क की तारीख के 80% कर्जे जो हैं वो PTI हुकूमत ने लिए। एक रिकॉर्ड बनाया जो कि शौकत तरीन खुद एडमिट करता है। अच्छा, मसला ये है, सवाल ये है कि ये कर्जे, ये पैसे, ये खर्च कहाँ पर हुए? कोई एक यूनिवर्सिटी बनी हो पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक नई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई एक रोड बना हो, कोई एक नया अस्पताल बना हो, और कश्मीर का किस तरीके से सौदा किया गया। कश्मीर पहली दफ़ा अमेरिका से विजिट से वापस आते हैं, इमरान खान अमेरिका से विजिट से वापस आता है, और फिर अगले चंद दिनों में कश्मीर जो है वो भारत उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। और इमरान खान का जो PTI का जो एहतजाज होता है वो क्या होता है? हमने कहा कि बड़े गुस्से का इजहार करेंगे, बड़ा हमला कर देंगे भारत के ऊपर। एहतजाज ये था कि नाच गाने के साथ बॉर्डर की तरफ चले गए, वहां पर नाच गाने का एक जलसा किया और फिर वापस आ गए। तो ये थी कश्मीरियों की कीमत। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं वो आप समझें। मईशत को तबाह किया गया, गलत नाअहल लोगों को पाकिस्तान के अहम ओहदों पर लगाया गया। ये कहते हैं आज़ादी की बात। देखिए, आज़ादी की बात ये करते हैं, इमरान खान की तो पूरी काबीना बाहर से आई हुई थी और वापस बाहर भी चली गई उसकी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद। तो ये आज़ादी मांग रहे हैं। किससे आज़ादी मांग रहे हैं? कबाइली इलाके इन्होंने इंज़िमाम करवाया था इनकी हुकूमत में। अच्छा, कबाइली इलाकों के जो सारे फंड्स हैं, फाटा सेक्रेटेरिएट के जो सारे अरबों रुपए के फंड्स हैं, वो रिकॉर्ड है कि वो अरबों रुपए फंड्स PTI हुकूमत खा गई। वो अरबों रुपए कबाइली इलाकों को नहीं मिले। वो कहाँ चले गए? कबाइली इलाकों के लोग इस बात पर गौर करें कि क्या आपको इंज़िमाम के बाद जो आपसे वादा किया गया था कि आपको इतने फंड्स मिलेंगे, क्या आपको मिले? अच्छा, बल्दियाती नुमाइंदों से इख्तियारात वापस लिए गए, बल्दियाती इदारों की इख्तियारात ख़त्म किए गए PTI हुकूमत में। कौन सा ऐसा? अच्छा, आवाम की जो मेमोरी है वो इतनी शॉर्ट है हमारे मुल्क की बदकिस्मती से, और इसराइली लॉबी की खुशकिस्मती है कि ये वही PTI नहीं है जो कहती थी कि चीनी महंगी है तो मत खाओ। ये वही लोग थे ना कि कहते थे कि चीनी महंगी है तो मत खाओ, टमाटर महंगे तो टमाटर मत इस्तेमाल करो, रोटी आधी खाया करो। ये वो थे जब धमाके होते थे। APS का धमाका इनके दौर में हुआ, यहां पर किसाख्वानी के धमाके हुए। इमरान खान कहता है कि मैं ब्लैकमेल किसी से नहीं हूंगा, ये उसका जवाब था आवाम को। तो हमारे लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट है, इनको यह समझ नहीं आ रही कि इस हुकूमत में इनके साथ हुआ क्या। IMF के पास तो इन्होंने मुल्क गिरवे रख दिया था, मोटरवेज और आपके रोड्स भी गिरवे रख दिए थे, एयरपोर्ट्स भी गिरवे रख दिए थे। मैं समझती हूं कि इलेक्शंस की बात अगर मैं करूं तो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन 2018 का इलेक्शन था। 2018 का इलेक्शन जिसमें पीपल्स पार्टी के वोट, आप वीडियोस देख लें, मैं किसी पार्टी की साइड लेने नहीं आई, लेकिन मैं हकीकत की बात करूंगी कि आप वो वीडियोस क्लिप्स उठा लें। पीपल्स पार्टी के वोट्स नालियों से मिल रहे हैं, कूड़ादानों से मिल रहे हैं। नवाज शरीफ के सारे लोग जेलों में बंद थे। PTI जो थी वो बूट पॉलिश करने में मसरूफ थी। एक बूट साफ होता तो दूसरे गंदे बूट को साफ करना शुरू कर दे।
बाजवा इनका बाप था, बाजवा को ये बाप कहते थे, दूसरे जनरल को ये मां का दर्जा देते थे, तीसरे जनरल को ये भाई का दर्जा देते थे। तो ये इनके हालात थे। मैं समझती हूं कि इस दफा जो इलेक्शंस हुए उसमें एस्टैब्लिशमेंट ने कोई रोल प्ले नहीं किया, कोई एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं था। कोई इदारों ने डब्बे नहीं भरे। पीटीआई के लिए 2018 में जो डब्बे बक्से जो है वो भरे गए, वोटों से लोगों को निकालकर, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर जो बक्से भरे गए, जो उनके बाप ने भरवाए, जो किसी और ने भरवाए, वो इस इलेक्शंस में नहीं हुआ। ये हाल कि लोगों के वोट्स जो है वो कहां से, बैलेट पेपर्स कहां से मिल रहे हैं। इन इलेक्शंस में खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा में एक तो इस्राइली लॉबी का सोशल मीडिया दिन रात सरगर्म है, उसमें पैसों की कोई कमी नहीं, उसमें पैसों पर जो है वो लोग रखे हुए हैं, दिन रात काम करते हैं मुलाजिम उसके ऊपर। दूसरा ये कि जो बेदर्दी से इन्होंने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा को लूटा है, और खैबर पख्तूनख्वा में आज ये हाल है कि यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए पैसे नहीं हैं देने के लिए। इस हद तक इन्होंने डिफॉल्ट पर ले आए खैबर पख्तूनख्वा सूबे को। आज पेंशन के, हमारे सरकारी मुलाजमीन के पेंशन के पैसे नहीं है इस सूबे में। ये इस वक्त की सूरत हाल है। तो 10 साल इन्होंने जो बेदर्दी से लूटा, जो नौकरियां पैसों पे बिकी, हर कोई जानता है, ये आप सब जानते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सब लोग जानते हैं कि नौकरियां कितने कितने रुपए में पीटीआई में बिकी। जंगला बस में जो पैसा कमाया, बिलियन ट्री सुनामी किधर गई? कोई दरख्त आपको नजर आता है? वो सारे पैसे हड़प किए गए। अच्छा, वो पैसे अब जो है वो बाहर आ गए। अब जो पीटीआई के जो मफाद परस्त कैंडिडेट्स हैं, मैं वर्कर्स की बात नहीं करती, मैं पीटीआई के उन मफाद परस्तों की बात करती हूँ जो इलेक्शंस की सीट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं कि मैं सीट पे जीत कर आ जाऊं। तो इन मफाद परस्तों ने तिजोरियों के मुंह खोल दिए जो इन्होंने इसी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से पैसे खाए थे। आज आपको बताऊं मैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो साबिका मिनिस्टर्स हैं, वो ये जो पीसी होटल है उसके शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। 2013 से पहले इनकी हैसियत ज़रा चेक करें, और आज जो है इनकी हैसियत, माली हैसियत ज़रा चेक करें कि पीसी के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार शुरू किए जा रहे हैं। तो ये जो पैसा इन्होंने उस दौर में कमाया, वो पैसा इन्होंने अब किस तरीके से इस्तेमाल किया? अवाम पर इस्तेमाल किया, या इलेक्शन के पोलिंग अमले को ख़रीद लिया? क्योंकि मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, मैं वज़ीरिस्तान से कैंडिडेट थी कौमी असम्बली की। अच्छा, मेरे इतने बड़े बड़े जलसे हुए कि वज़ीरिस्तान की तारीख़ में इतने बड़े जलसे नहीं हुए। आज़म वर्सक में मेरा जलसा हुआ, मेरा वाना बाज़ार में बहुत बड़ा जलसा हुआ, मेरा मकीन में बहुत बड़ा जलसा हुआ। अवाम दिली तौर पर मेरे साथ थे, लेकिन बच्चों को खाना भी तो खिलाना था, बच्चों का पेट भी पालना था। तो जो रुपए उनके पास गए वो अवाम की कोई गलती नहीं। हाँ, लेकिन अवाम को यह ज़रूर चाहिए था कि रुपए उनसे लेते, वोट जो है वो किसी अच्छे इंसान को देते, सोच समझ कर देते, माजी को देख कर देते, सोच समझ कर अकल इस्तेमाल करके देते। तो पैसों का इस्तेमाल, अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो लोगों पर इस्तेमाल हुआ, वो पोलिंग स्टाफ पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन पैसों का खैबर पख्तूनख्वा पे बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जो इन लोगों ने 10 साल की जो मिनिस्ट्रियों में, जो वजारतों में इन्होंने कमाए हैं पाकिस्तान से। और पीटीआई इमरान खान की अगर आप बात करें, लैंड माफिया के साथ इमरान खान मिला हुआ था। वो लैंड माफिया जो यतीमों और बेवाओं की ज़मीनों पर कब्जे के लिए बदनाम है पूरे पाकिस्तान में, उसके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था, उसके साथ इसने मुआहिदे किए थे, उसको इसने पैसे वापस दिलवा दिए। तो हमारे लोगों की जो मेमोरी है, मैं फिर कहूँगी कि ये बहुत शॉर्ट है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो इलेक्शंस हैं, ये 2018 जैसे बदतरीन इलेक्शंस नहीं हैं। अब जो पार्टियां कहती हैं कि इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शंस अरबों रुपए पाकिस्तानी लोगों के पैसों से होते हैं। देखिए, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाना होता या किसी और ने जितवाना होता,
तो मैं तो हमेशा इदारों के फेवर में बात करती रही हूँ, पाकिस्तान के इदारों की हिमायत में हमेशा, क्योंकि देखिए इस वक्त जो तो मैं जीत जाती, मैं सीट जीत जाती, होना तो ये चाहिए कि मैं सीट जीत जाती अगर इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार था। अब ये सारे इस बात पर नाराज़ हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों न्यूट्रल है, सब इस बात पर खफा है कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों न्यूट्रल है। और मैं समझती हूँ कि देखें इस वक्त हर कोई दुखड़ा सुना रहा है, हर कोई धांधली का रोना रो रहा है। मैं भी इलेक्शन लड़ी हूँ, मैंने तो धांधली का कोई हाउ नहीं किया, कोई वावेला मैंने नहीं मचाया, क्योंकि आयशा गुलालई को सीट की कोई लालच नहीं है, इक़्तिदार की कोई लालच नहीं है, मुझे जायदादें बनाने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे दूसरों से दौलत में मुकाबला करने का कोई शौक़ नहीं है कि मैं सीट नहीं जीती तो क़यामत आ जाएगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर यकीन रखती हूँ और मेरा खाना पीना, मेरा गुजारा इलेक्शन से नहीं होता। हाँ, मैं अपने मुल्क के लिए ज़रूर बात करती हूँ, मैं अपने अवाम के लिए ज़रूर बात करती हूँ। मेरा दिल दुखता है जब पाकिस्तान की सूरत हाल को मैं देखती हूँ, पाकिस्तान के सादा लोह लोगों को मैं देखती हूँ, तो मैं ज़रूर ये अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि मैं उनको बताऊँ जो हकीकत है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस ठीक नहीं हुए हैं, हर कोई कह रहा है कि इलेक्शंस जो सीटें जीत गए हैं वो वहाँ पर इलेक्शन ठीक हुआ है, जो सीटें हार गए हैं वो कहते हैं कि इलेक्शंस ठीक नहीं हुए। तो जहाँ पर आप जीते हैं वहाँ आपके मुखालिफ ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो फिर उसका क्या किया जाए? अब क्या करें कि इलेक्शंस पाकिस्तान में दोबारा करवाए जाए, दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, उसके बाद भी यही रोना होगा। पाकिस्तान की मईशत का कुछ तो फिक्र करो, कुछ तो गम करो पाकिस्तान का। रोज़ एहतजाज, रोज़ लड़ाई, रोज़ इंतशार, रोज़ जो है अवाम सड़कों पर निकली होती है। अवाम को मैं कहती हूँ कि इन एहतजाजों से आपके बच्चों का पेट नहीं भरना। ना इन सियासतदानों ने पहले आपके लिए कुछ किया है और ना आइंदा करेंगे, आपकी तबाही करेंगे। अपनी दिहाड़ी पर तवज्जो दो, अपने काम पर तवज्जो दो, एहतजाजों से दूर रहो। अब तो सूरत हाल ये हो गई है पाकिस्तान की कि सफारत खाने, मुझे लगता यह है कि जो इस्लामाबाद पे बार बार कहते हैं लॉन्ग मार्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो सफारत खाने कहीं पाकिस्तान को छोड़कर चले ना जाएं, क्योंकि रोज़ाना जो है वो रेड जोन में ये हाल होता है, रोज़ाना ये एहतजाज होते हैं। इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आती नहीं है, आपके मुल्क के ये हालात देकर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई यहाँ पर नौकरियाँ नहीं क्रिएट होती, कोई काम पर तवज्जो नहीं दे सकता। अब तो हाल ही हो गया कि सफारत खाने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे बहुत जल्दी, जो ये हाल है इनका। जिस घर में देखें, जिस घर में हर वक्त शोर शराबा होता है, जिस घर में, छोटे घर की मिसाल ले लें, जिस घर में आपस में लड़ाई हो, शोर शराबा हो, इंतशार हो, उस पर बाहर के दुश्मन बहुत तेजी से हमला कर देते हैं। और मैं ये कहती हूं कि जिन लोगों को एतराज़ है बराए मेहरबानी अदालतों में चले जाएं, ये लॉन्ग मार्चिस पे आवाम को मत लगाएं। इस मुल्क में किसी ज़रात पर तवज्जो दें। कोई सियासतदान ये नहीं कहेगा कि हमारे मुल्क की आबादी जो है वो रोज़ाना बढ़ रही है, उसकी कोई फिक्र नहीं, कोई लाइहा अमल नहीं। हमारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनके खाने के लिए कहाँ से इंतज़ाम होगा, ज़रात पे कोई तवज्जो नहीं। पूरी दुनिया पानी जो है, साफ़ पानी को स्टोर करने पर तवज्जो दे रही है, हमारे मुल्क में कोई सियासतदान इसकी कोई फिक्र नहीं कि पानी को स्टोर करना है। अगले ज़माने में पानी के चैलेंजेस हो रहे हैं, पानी आपके मुल्क में जो है यानी हीरे और जवाहरात सोने से जो है वो ज़्यादा हो जाएगा पानी की कीमत। आपके मुल्क के सियासतदानों को कोई फिक्र नहीं। ज़रात पर तवज्जो देनी है, हमारे नौजवानों की तालीम और हुनर पर तवज्जो देनी है, किसी सियासतदान को ये फिक्र नहीं है। देखिए, फ़लस्तीनियों से सीख लें। मैं कहती हूँ पाकिस्तान के लोगों को फ़लस्तीनियों से सीख लें। फ़लस्तीनी अपने बच्चे को शॉपर में, उसके जो टुकड़े होते हैं शॉपर में उसने उठाए होते और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तेरा शुक्र है, फिर भी ये अल्लाह तेरा शुक्र है। हमारे लोगों को कैसे नाशुक्री सिखाई जा रही है। आपके मुल्क महफूज मुल्क है, आपकी हिफाजत की जा रही है, आप रात को आराम से सोते हैं, आप एक आज़ादी से यहाँ पर रहते हैं,
आपको नाशुक्री कौन सिखा रहा है? कौन आपको, आपके दिमाग में ये खौफ जो है वो फीड कर रहा है, पैनिक, ये भगदड़ मचा रहा है कि आप निकल आएँ, एक दूसरे के साथ लड़ाई करें, अपनी फ़ौज और अपने इदारों के साथ आप गुत्थम गुत्था हो जाएं, ताकि ये मुल्क पर हमला जो है वो आसान हो जाए बैरूनी क़ुव्वतों के लिए। मैं फ़ौज से कहती हूँ कि बराए मेहरबानी जो आपके ऊपर एतराज़ात होते हैं हमेशा, बराए मेहरबानी आइंदा पोलिंग स्टेशन से दूर रहें। पुलिस को करने दे ड्यूटी, आप जो है वो इलेक्शन ड्यूटी से आप बाहर ही रहें। इस वक्त गुरिल्ला वॉर जो है पाकिस्तान में हो रही है। गुरिल्ला वॉर क्या है? कि छुप कर हमला करना। बैरूनी दुश्मन, यहाँ पे कितने फॉरेन पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज के लोग मौजूद हैं। ये जो रोज़ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो रहे हैं, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं DI खान में, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हमारे आर्मी वालों पर हमले हो रहे हैं। कौन हमले करे? गुरिल्ला वॉर है। छुप कर हमला करते हैं, सामने से जंग नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, सामने से जंग नहीं कर सकते। छुप कर हमले करें। तो मैं फ़ौज से कहती हूँ कि गुरिल्ला वॉर हो रही है, ये आपकी तवज्जो हटा रहे हैं। ये जो कुछ लोग हैं, ये आपकी तवज्जो एक एजेंडे के तहत जो है वो हटा रहे हैं आपकी सिक्योरिटी जिम्मेदारियों से। तो बराए मेहरबानी आइंदा इलेक्शन ड्यूटी से जो है वो आप परहेज़ करें। पाकिस्तान जो है वो एथोपिया की सूरत हाल की तरफ जा रहा है। ये जो सियासतदान इस वक्त लड़ रहे हैं, ये अगला इलेक्शन करवाएं तो उसके बाद भी ऐसे ही लड़ेंगे, एहतजाज करेंगे। तो पाकिस्तान एथोपिया की सूरत हाल की तरफ जा रहा है। अच्छा, मैं आवाम से कहती हूँ कि अगर आपने इन एहतजाजों में शिरकत करना है तो बिल्कुल खुशी से करें, बिल्कुल करें, बच्चों को भी लेकर आएँ। लेकिन उसके बाद जो तेल महंगा होगा, क्योंकि काम तो पाकिस्तान में कोई करता नहीं है, सारा दिन एहतजाज होगा, तो IMF को जो आपने कर्जे लौटाने हैं वो तेल तो महंगा होगा, आपके खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी। तो फिर एंजॉय करें उस महंगाई को। पहले भी आपने PTI के दौर में, अच्छा PTI के दौर में जो महंगाई का सुनामी आया, इससे पहले ऐसा महंगाई का सुनामी कभी भी नहीं आया था। आज हर दूसरे दिन बिजली के बिल में 50% 100% इजाफा होता है बिजली के बिल में। कभी ऐसा हाल आपने PTI के आने से पहले देखा था? ये किस किस्म का हाल PTI लेकर आई है पाकिस्तान में? ये किस किस्म का हाल इस्राएली लॉबी पाकिस्तान में लेकर आई है? वो तो चाहते ये हैं कि आप कभी अपने पाँव पर खड़े ना हो जाएं, हमेशा IMF से कर्जे लें ताकि उनके हाथ में आपका कंट्रोल हो, आप कभी उनके हाथ से निकल ना जाएं। वो नहीं चाहते कि हमारे नौजवान जो हैं वो तालीम याफ्ता हों, कभी अपने तालीम और हुनर पर तवज्जो दें। वो तो ये चाहते हैं कि ये सारा दिन नाचते गाएं, नारे लगाएं, जुनून में मुब्तला हों और कोई काम जो है वो ना करें। तो मैं समझती हूँ जी, मैं इसको ख़त्म कर दूँ। मैं इसको वाइंड अप इस तरीके से करूँगी कि ठीक है, इमरान खान से लोगों ने मोहब्बत में इमरान खान की